अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर उसकी ना सिर्फ मज़म्मत करनी है बल्कि कितना बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश है, सबसे पहले उसी से आगाज़ करते हैं। DI खान के इलाके में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया और पहले तो वो टिपिकल एक गन अटैक करते थे या कोई बारूद वाली चीज़ फेंक के चले जाते थे, धमाका खेज़ मवाद, लेकिन अब उन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत से हिट की है, जिससे वो इमारत भी ज़मीन बोस हो गई और इस खुदकुश हमले के नतीजे में 25 से ज़ायद, एग्जैक्ट नंबर मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 25 से ज़ायद सिक्योरिटी के जो जवान हैं उसके अंदर उनकी शहादत हुई। उनके रैंक्स क्या हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं, वो भी डिटेल्स ऑफिशियली जारी होंगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक वाक़या है जिसमें 25 पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान के बेटे जो हैं शहीद हुए। इतना अलमनाक है और मेरे ख्याल है कि इससे बड़ा कुछ चैलेंज दुनिया के किसी मुल्क को हो ही नहीं सकता कि रोज़ाना एक या दो ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना। पहले दरमियान में कमी आ गई थी ज़रबे ऑपरेशन के बाद, जब ये TTP की कमर टूटी थी, ये यहाँ से भागे थे और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जाकर इन्होंने पनाह ली थी, तो यहाँ थोड़ा सा अमन सुकून हो गया था। लेकिन फिर एक नाकस पॉलिसी जिसमें इन लोगों को वापस आबाद होने के लिए मौका दिया गया, 200 जेलों में बंद लोगों को छोड़ा गया, अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजें वापस चली गईं, अपना असला और गोला बारूद भी छोड़ के चली गईं, तालिबान का टेक ओवर हो गया, TTP जो थी उसमें रीग्रुप कर गई और उसने अपने पाँव ना सिर्फ पाकिस्तानी सरज़मीन पर जमाए, अफ़गानिस्तान से उसको जो मदद मिल रही थी उसके नतीजे में उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और सिविलियन टारगेट्स के ऊपर भी अटैक की जो तादाद भी थी, इंटेंसिटी उसकी वो बढ़ा दी और उसके नतीजे में जो रोज़ाना शहादतें हो रही हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई हैं। पिछले 6 माह के अंदर अगर हम एक एनालिसिस करें तो सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि अब लोग पूछते हैं कि क्या इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबी अमल आगे बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और अमीर मुकाम PMLN से वो भी ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह चुके हैं, परवेज़ खट्टक भी ये बातें कह चुके हैं। तो ये सूरत हाल जब आपकी ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट करती हो तो पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, केयर टेकर सेटअप को भी एक फोकस तरीके से इनको एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं 2007 का कई दफ़ा पहले भी तज़किरा करता हूँ, आज दोबारा तज़किरा करूँगा। 2007 में सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिट किया जा रहा था, ANP की जो लीडरशिप थी उसको अटैक किया गया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अटैक किया गया। मोहतरमा जब कराची में थी तो सानहा कारसाज पेश आया, कारसाज के अंदर इतनी बड़ी तबाही हुई थी लेकिन मोहतरमा की अभी ज़िंदगी थी वो उस सानहे से बच गई। पेशावर में अटैम्प्ट की गई 27 दिसंबर से 2 रोज़ पहले, पेशावर से भी अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन फिर पिंडी के अंदर जाके वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने उनको हिट किया और उनकी शहादत हो गई। तो क्या आज मौका नहीं है कि हम सारे बैठें और एक नेशनल लेवल के ऊपर इंतखाबात तो होने हैं, आप उससे आंखें बंद करके कहें कि दहशतगर्दी है तो इंतखाबी अमल नहीं होगा, वो तो टाल नहीं सकते आप, क्योंकि मुल्क के अंदर एक सेटअप आएगा, मुंतखब हुकूमत आएगी तभी आगे बढ़ेंगे। और शायद अगर आपको कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करना है जैसे आपने ज़रब किया था तो उसके लिए भी पॉलिटिकल ओनरशिप इस प्रोसेस की करना ही और होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज बैठें, उस प्रोटोकॉल को तय करें जिसके नतीजे में इंतखाबी अमल आगे बढ़ना है। जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, 100-150 मेन लीडर्स होंगे बड़ी सियासी जमातों के, उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना। अगर एक बड़ा लीडर हिट हो जाए तो मोहतरमा वाले वाक़े के बाद हमने जो खला था वो पूर्ण नहीं कर पाए और जो धचका पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को लगा उसको भी पूर्ण नहीं कर पाए। तो आज समझने का और अपने आप को संभालने का मौका है। जिस ग्रुप का नाम सामने आ रहा है उसका नाम है तहरीक जहाद पाकिस्तान। ये कोई नया ग्रुप है। TTP से ज़्यादा मुंसलिक जो ग्रुप्स हैं वो आमतौर पर सिक्योरिटी वालों को भी पता है और जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो उस इलाके में कवर करती है उनको भी मालूम है। ये रिसेंटली कोई नया नाम सामने आया है और कुछ वाक़यात जो आज से पहले चमन में हुए हैं, स्वात में हुए हैं और बुलान में हुए हैं, उसकी इन्होंने ज़िम्मेदारियाँ कबूल ख़ुद से की हैं, लेकिन एक दो वाक़यात के अंदर इनके फुटप्रिंट्स नहीं हैं, बल्कि वो दाइश वालों ने बाद में उसकी जो क्लेम किया है कि ये हमारे लोग थे, उन्होंने अटैक किया है। क्या चीज़ इसके पीछे हो सकती है? हमारे कोई दुश्मन मुल्क भी इसके पीछे हो सकता है, जिसको ये नज़र आ रहा हो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इससे बेहतर मौका हाथ नहीं आएगा। इकॉनमी पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल में है, इलेक्शन का अमल है, अगर हमने एक या दो बड़ी कार्रवाइयाँ कर दी तो पाकिस्तान को पाँव लगाने की, संभलने की मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि ऐसे किसी ग्रुप की जो फंडिंग है और उसकी सपोर्ट है वो सरहद पार से आ रही हो, और सरहद पार अगर उसकी पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में हो तो फंडिंग उसकी किसी और जगह से भी आ सकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारी मेन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी और सिक्योरिटी के अदारों को भी काम करना चाहिए।
दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है वो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप की बातें कर रहे हैं, तो उसी तरफ आ जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास सुनहरा मौका है कि वो स्याह वाक़यात जो पाकिस्तानी अदालती तारीख़ का हिस्सा हैं उसको धोना शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट। वो स्याह धब्बे जो हैं उनको साफ़ करे। पहला स्टेप उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन है उसके ऊपर इंसाफ है, ट्रांसपेरेंसी है। वो कैसे आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई को कैसे आगे चलाती है, वो तारीख़ का रुख मुतय्यन करेगी। और अगर काजी फ़ायद ईसा और उनके साथी जजेज़ ने ये काम कर दिखाया तो उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। तीसरी जो खबर है सबसे बड़ी वो नवाज़ शरीफ के हवाले से है। नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस से बरी कर दिया गया। नवाज़ शरीफ की सज़ा का जो अमल था वो मुकम्मल तौर पर गैर शफ़ाफ था। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस थे जो भी सज़ा के अमल का हिस्सा थे, उन जजेस और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन जनरल्स के गठजोड़ का नतीजा था। ये जजेस और जनरल्स का गठजोड़ का नतीजा ये था कि एक कंट्रोवर्शियल वे में एक इकामा की बुनियाद के ऊपर पहले लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन दी गई, फिर उसी कंट्रोवर्शियल वे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए, एक मॉनिटरिंग जज को तैनात किया गया और उनको सज़ा दे दी गई। कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि इसमें शवाहिद नापैद थे, पूरी तहकीकात की नहीं थी गई। जो JIT बनाई गई थी वाजिद ज़िया की सरबराही में, उसने फैक्ट फाइंडिंग करके एक रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग को जो पाकिस्तान के CRPC के बुनियादी रिक्वायरमेंट है, तकाज़े हैं, उसके मुताबिक बनाने के लिए जितने शवाहिद दरकार थे वो लेते हुए सज़ा के अमल को आगे बढ़ना चाहिए था। पनामा की तहकीकात 450 लोगों के ख़िलाफ़ होनी थी, लेकिन एक नवाज़ शरीफ को निकाल के फिर हमने ठंड प्रोग्राम किया, किसी और को पूछने की जहमत नहीं की। जज अरशद मलिक की जब वो वीडियो लीक हुई और उसके बाद जो तफसीलात सामने आई, उसके बाद ये चीज़ हतमी हो गई और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो बयानात दिए उसने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि पूरे अमल के पीछे 3 या 4 ताकतवर शख्सियात हैं, कुछ जजेस में और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिनका एंड गोल ये था कि नवाज़ शरीफ को उठा के बाहर फेंकना। ये आइंदा इलेक्शन से पहले नून लीग के ना सरबराह हो ना वज़ीर आज़म हो, ताकि इमरान खान या PTI के लिए मैदान खुला मिल जाए। नेक्स्ट जो पिक्चर ये थी कि ये नवाज़ और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से हटेंगे तो अगली बारी जो है वो इमरान खान को मिलेगी। इमरान खान आएंगे तो ये इन दोनों की जो बारियां लगी हुई हैं इनकी बारियां ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ तक तो वो तजर्बा कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद जो खटाई पड़ी, उस खटाई ने सिर्फ पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 100-104 के इर्द गिर्द घूमता था, आज 284 पे है। और 284 पे अभी लोग कहते हैं कि ये अभी रोका हुआ है, फ़ौज वाले डंडा चलाते हैं, उस वजह से रुका हुआ है, नहीं तो इससे भी आगे चले जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ की जितनी सज़ा का अमल गैर शफ़ाफ था और मैनेज था, उतना ही उसकी माफ़ी का अमल भी जो है वो गैर शफ़ाफ है और उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ड्यू प्रोसेस कोई नहीं है। सज़ा का अमल भी गैर शफ़ाफ था, माफ़ी का अमल भी गैर शफ़ाफ है। माफ़ी उनका हक़ था, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किए बगैर जिस तेज़ रफ्तारी से सज़ा से गुजारा गया था, उसकी माफ़ी के लिए भी लंदन से वापसी जिस दिन उनकी जहाज़ में पहला कदम उन्होंने रखा था तो उन्हें पता था कि हाई कोर्ट से उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, नैब वाले पीछे हट जाएंगे। एक उनका मामला भी 621F का पेंडिंग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत टेकअप कर लिया। एंड डेफिनेटली वहाँ से भी उनकी असूल यही है कि वहाँ उनकी वो जो ताहियात नहली है उसको चेंज करके उसको 5 साल किया जाए, क्योंकि टारगेट करके आपने उनको उस वक्त पॉलिटिक्स से दूर करना था, तो ये सज़ा का अमल शुरू किया था। लेकिन इस सारे अमल के अंदर एक चीज़ जो अफसोसनाक है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई नवाज़ शरीफ के साथ, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि लॉ ऑफ़ द लैंड ना पहले सही तरीके से अमल हुआ, ना आज सही तरीके से उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ छोड़ कर तारुफ करवा दूँ, हसन रज़ा पाशा साहब मारूफ मारे कानून हमारे साथ, सेनेटर पलवशा खान है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अज़मा बुखारी रहनुमा PMLN से हमारे साथ, सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। स्टार्ट में पहले तो आपको मैं एक प्रोग्राम का क्लिप दिखाना चाहूँगा। 2 पुराने इंटरव्यूज़ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जब समाअत चली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से, तो उसके अंदर 2 इंटरव्यूज़ का हवाला आया, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस नसीम हसन शाह। ये 9 रुकनी बेंच था, बाद में 7 रुकनी रह गया और 4-3 से फैसला आया था। दुराब पटेल मुखालफत करने वाले थे कि फांसी नहीं होनी चाहिए। 4-3 में से 3 वाले जो जज थे ना, 3 वालों का हिस्सा थे दुराब पटेल साहब। नसीम हसन शाह 4 वाली साइड के ऊपर थे। दोनों के बयान सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि भुट्टो की फांसी दी कैसे गई थी। सुनिएगा। ये हमारे जजेस ने जो आपको डिस्क्रिप्शन बताई, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से है। नवाज़ शरीफ का केस दूसरे वज़ीर आज़म का, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान का केस आज मुलतवी हुआ है, कल दोबारा सुना जाएगा, वो भी एक वज़ीर आज़म, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी नैब अदालतों के अंदर चौथे वज़ीर आज़म, और राजा परवेज़ अशरफ
5वें वज़ीर-ए-आज़म जो रेंटल पावर वाले मुकदमात उनके बहाल हुए हैं उसके अंदर, तो कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बचा नहीं है जो किसी न किसी अदालत के पीछे खज्जल ख़ार नहीं हो रहा। हसन रज़ा पाशा साहब, अदालती तारीख़ के बड़े स्याह वाक़यात में से एक वाक़या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला वाक़या, क्या यहाँ से मामला सीधी राह पर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और आप देख लें कि जब से ये जजमेंट आई है, ना किसी अदालत ने इस पे रिलाई की है और ना ही किसी वकील ने किसी भी केस में बतौर नज़ीर उसको पेश की है। एक अजीब सा तमाश। हालांकि जहाँ भी थोड़ी सी कोई चीज़ किसी के फेवर में आती है सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में, तो वो अपने केस के में वो पेश करता है। लेकिन ये एक यूनिक किस्म का केस है कि सेक्शन 109 पीपीसी में सज़ा दी गई, कैपिटल पनिशमेंट हुई, और मलिक साहब उसमें किसी ने आज तक, हालांकि 109 लगती चली आ रही है, रोज़ाना केसेस हो रही है जिसमें 109 लगती है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई, किसी को लाइफ भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है कि 40 साल के बाद भी अदालतें और वकला और पूरा जुडिशल सिस्टम उस फैसले को ओन करने में नाकाम रहा है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ठीक है, ये इंटरव्यूज़ आपने सुनाए हैं, ये अखलाकी हवाले से वाकई बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक पस्ती की अक्कासी कर रहे जस्टिस हैं। ज़ुराब पटेल के इंटरव्यू में यह है कि जस्टिस वहीदुद्दीन उस जो जजमेंट को साइन करना के लिए तैयार थे जो ज़ुराब पटेल साहब ने लिखी हुई थी, वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो लेकिन उनको भी वापसी का रास्ता नहीं दिया गया। दे देते तो ये 4-4 के ऊपर वैसे ही फैसला नहीं था हो सकता। और फिर सफदर शाह साहब के साथ क्या सफदर हुआ, शाह साहब के उसकी साथ क्या मैटर की सनद, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मजाक हुए हैं इस मुल्क के साथ। लेकिन आप देखें कि आज ये वक्त है, बात ये हो रही है कि कोई नज़ीर ऐसी लाई जाए कि जिस पे हम इसको एंटरटेन कर सके। हर केस की कोई नज़ीर पहले की नहीं होती, कोई फर्स्ट इम्प्रेशन के केस होते हैं, और ये केस पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में फर्स्ट इम्प्रेशन का केस है कि एक क्लोज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जिसको कह ले, वो है, रिव्यू भी उसका खारिज हो चुका था, लेकिन एक सदारती रेफरेंस से भुट्टो साहब ने तो वापस नहीं आना। लेकिन एक चीज़ जो जुडिशरी के माथे पे कलंक का टीका मैं कहूँगा वो अपनी जगह पे मौजूद है। एटलीस्ट ये वक्त है कि हमारी जुडिशरी इसको धोए, इसको क्लियर करे और कम अज़ कम कुछ तो रोल अपना प्ले करे। अच्छा, इस मामले में काजी फायदी साहब को शाबाश देनी चाहिए। 2011 से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेंडिंग था, पीपल्स पार्टी के दौर में पलवशा ये फाइल किया गया था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने 5-6 इसकी समातें की, उसके बाद ये लगा ही नहीं। और आज टीवी पे दिखाना उससे ज़्यादा बहादुरी का काम है, क्योंकि पाकिस्तान में जजों को मैनेज करना होना तो वो चीज़ टीवी कैमरा से पीछे होनी चाहिए, सामने नहीं होनी चाहिए। कैमरों के आगे बैठ के उन्होंने अपने आप को आवाम के सामने पेश किया, इसलिए मैं उनकी सताइश करूँगा कि शाबाश, वेरी वेल डन। बड़े केसेस के अंदर, हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर ये तरीकाकार होना चाहिए। कोई वज़ीर आज़म का केस है तो लाइव दिखाओ, पता तो चले वो क्या रहा है। बिल्कुल लाइव ही है। इसके अलावा जो भी सियासी नौयत के केसेस हैं उनको लाइव दिखाना चाहिए, जो इस लेवल के केसेस हों और उन शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हों जिनको सेंटेंस करने से मुल्क की सियासी धारा जो है वो बदल सकता हो। अब जाहिर है ये एक तारीख़ी जुल्म था भुट्टो साहब का केस, और आज बहुत 4 दहाइयों से ऊपर हो गया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और ये वो तारीख़ी जुल्म था जिससे इस मुल्क की तारीख़ ने एक ऐसे तारीख बाब की तरफ सफ़र शुरू किया जो आज तक जो है ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा इस लिहाज से अब तो जो होगा वो इसका फ़ैसला मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये इसका शुरू हो जाना, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होना, और ये एक एग्ज़ाम्पल बन गई है कि इस किस्म का जुल्म अगर हुआ है तो आइंदा आने वाली नस्लों को ये पता चलेगा कि उस ज़माने, क्योंकि देखिए एक सिर्फ ये नहीं होता कि आपको या मुझे या किसी को भी एक्यूज़ कर दिया जाए, वो तो कर दिया जाता है, उसके बाद आप चिल्लाते रहें, लेकिन वो जो स्टिकर आपके ऊपर एक विच हंट के तहत, एक मीडिया की ट्रायल के तहत चिपका दिए जाते हैं, वो चाहे आप मरकर भी साबित हो, मासूम साबित हो जाएं, वो जो आपकी ज़िंदगी के साल जो हैं उसमें गुज़रते हैं, अज़ियत में आपके बच्चों के गुज़रते हैं, उन पे स्टिकर लगते हैं, उनको जो है चोर कहा जाता है, वो नहीं ख़त्म होता और उसका कोई अज़ाला भी नहीं है। लिहाजा ये अज़ाला नहीं है जो भुट्टो साहब के साथ हुआ, लेकिन ये एक नज़ीर ज़रूर है
जो अब से शुरू होगी अगर हम देखें केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। बिल्कुल सही। अज़मा बीबी, आपका रिएक्शन चाहूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले के अंदर भी, और बाकी 4 वज़ीर आज़म जो मुख्तलिफ़ अदालतों में खज्जल ख़्वार हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ को आज ज़मानत मिली है, उस पर भी आऊँगा। आपका ओवरऑल रिएक्शन चाहता हूँ इसके ऊपर। जी शुक्रिया मलिक साहब। मैं भी बिल्कुल एक डेमोक्रेट होते हुए और एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए मेरे सेंटिमेंट्स भी वही हैं जो हसन साहब के हैं या पलवत शाह के या आपके हो सकते हैं, कि इस मुल्क के अंदर जो वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ उनको राह से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने का जो एक प्रोग्राम होता है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और भुट्टो शहीद जो है उनको तो यकीनन अब उनके साथ जो हो गया, अब उनको यकीनन वो सारी दुनिया को पता है कि वो केस क्या था, और अबैटमेंट के केस के ऊपर कभी किसी को आज तक सजाए मौत नहीं हुई, उनको फांसी पर डाल दिया गया। लेकिन कभी तो ये जो मैं उम्मीद करती हूँ कि काजी फाजिसा साहब जो हैं वो तमाम अपने जो फाजिल जजेस कराम है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं, ये कम से कम अदलिया की तरफ से माफ़ी ज़रूर मांगेंगे भुट्टो शहीद से, उनकी रूह से, और उस तमाम उसके प्रोसेस के अंदर जो तकालीफ भुट्टो शहीद साहब को या उनकी फैमिली को दी गई, और जिस तरह से एक मुंतखब एक हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म को रस्ते से हटा दिया गया। इस अज़मा, मेरे जहन में एक सवाल है आपसे। अगर आपने कहा कि उनसे माफ़ी मांग लेंगे, ये जजों को तो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ करने के लिए तो ये बताना पड़ेगा ना कि किसने हुक्म दिया जजों को जिसकी वजह से उनके हाथ कांप गए और उन्होंने 4-3 से कहा कि फांसी पे चढ़ा दो। तो अगर ये सच बोला तो फिर तो सज़ा का अमल आगे चलाना पड़ेगा ना, चाहे वो शख्सियात जनरल ज़िया हो, नसीम हसन शाह हो, वो दुनिया में है या नहीं है। लेकिन इंसाफ तो तकाजा ये करेगा कि फिर आप वहाँ लिखेंगे कि उसके हुक्म से इस जज ने ये फ़ैसला किया था तो ये कसूरवार हैं, ये तो आपको लिख के फ़ैसला देना पड़ेगा ना। जी एग्जैक्टली नहीं, वैसे भी मलिक साहब कोई भी फ़ैसला जो अदलिया का होता है वो जो है वो ज़बानी नहीं होता, वो यकीनन उसके ऊपर फ़ैसले के अंदर जो भी हक़ाइक़ अवामिल थे वो अदलिया को सामने भी लाने चाहिए। और उसके बाद जो रोल अदलिया का था स्पेशली इस केस के अंदर जिसमें एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया बग़ैर कसूर के, उसके ऊपर अदलिया की तरफ से जो अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं बल्कि मेजॉरिटी शायद ज़िंदा नहीं है, अब उनको जो है वो कागज़ के ऊपर तो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, लेकिन कम अज़ कम एक प्लेज तो किया जा सकता है ना, कम अज़ कम पूरी कौम के सामने जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है ये वादा तो किया जा सकता है ना कि किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो हम इस्तेमाल नहीं होंगे। मियाँ नवाज शरीफ भी उसी की एक कड़ी हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है वो भी तो एक हिस्ट्री है ना, और आई होप कि इसके ऊपर जब आप आगे बात करेंगे तो मैं इस केस के हवाले से भी बात करूंगी। लेकिन जो भुट्टो साहब के साथ इतने साल, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। 11 साल पहले ये अदालती रेफरेंस जमा कराया गया था, उसकी बारी 11 साल बाद आई है, देख लीजिए आप। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे नवाज शरीफ में भी बात करते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नवाज शरीफ का केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया तो कुछ इंटरेस्टिंग हैं सवालात जिनका मैं यहाँ तज़किरा करना चाहूँगा। क्या नैब ने नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत से मुतल्लिक़ कुछ साबित किया? वाजिद ज़िया ने इतराफ़ किया था कि ज़ेर कफ़ालत से मुतल्लिक़ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, या आमदन से ज़ायद असासों का केस नहीं बनता। हमने जो शवाहिद जमा किए वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसमें 161 के बयानात भी मौजूद हैं। नैब कह रही है नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ाम के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई। इस केस में अल अज़ीज़िया और हिल मेटल्स के इल्ज़ामात हैं। ये बताएं कि वो कौन से शवाहिद हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ इस केस से जोड़ा जा रहा है। बताइए, अल अज़ीज़िया कब लगाएगी, नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक़ है? वाजिद ज़िया खुद बयान दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की मलकियत का कोई सबूत नहीं। नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने ज़राए नहीं थे कि वो ये मिलने लगा लेते। नैब वाले का बयान है। अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। अब नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर भी थे, उनके बेटे भी छोटे थे, उनके पास ये वसाइल नहीं थे। गल्फ़ स्टील मिल जो उनके वालिद ने लगाई थी उसका BCCI से कर्ज़ा लेने तक, सऊदी अरब में जाके दोबारा मिल लगने तक, सारी कहानियों के पीछे कोई ठोस चीज़ नहीं है, ना नवाज शरीफ के पास और ना नैब वालों के पास। वो कतरी ख़त नवाज शरीफ की फैमिली ले आई थी, उसमें भी कोई जान नहीं थी। नैब वाले फ़ोटोकॉपियों के ऊपर केस ला रहे हैं, उनके पास भी जो एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होनी चाहिए थी वो लैक करती है। तो बिना किसी ताकतवर सबूत के आप किसी को फांसी के पंदे पे चढ़ाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दूसरा केस बन जाता है। यही पाकिस्तान में हर रोज़ होता है। अज़मा, आपकी तरफ आ के मामले के अंदर ज़मानत का अमल मुकम्मल हो गया, क्या आप समझती हैं कि ये आज इंसाफ पूरा हो गया या अभी एक वो जो आखिरी
क्लॉज बाकी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है, सुओ मोटो नोटिस ले लिया है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला, वो इस चैप्टर को क्लोज़ करेगा। या उसके बाद उन जजों से भी पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ताहयात नाअहली की थी सादिक और अमीन के ऊपर, क्या पार्टी की मर्जी और मंशा क्या है? देखिए मलिक साहब, पूछा तो बॉसों से जाना चाहिए, पूछा तो उनसे भी जाना चाहिए कि जो आपके मीडिया के लोग हैं, जो बाकायदा एक मीडिया ट्रायल करते रहे, जिनको बाकायदा शायद ब्रीफ किया जाता था कि आपके कागज़ ले जाएं और आप कहें कि जी बड़ा ओपन एंड शट केस है। जो आपने गुजारिश, मैं आपने जो बात की उसमें मैं 2-3 बातों पे गुजारिश करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि ये जो मिल है ये 2001 में जब मियाँ साहब जिला वतनी में थे, ये तब हुसैन नवाज साहब ने लगाई थी। और जहाँ तक खतरी खत की बात है, वो खतरी खत अकेला नहीं देख सकते आप, ज़रा उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो बार बार उस कतरी ख़ानदान ने रिक्वेस्ट की कि जी हम आ नहीं सकते, लेकिन आप वीडियो लिंक पे हमारा बयान ले लें, हम हर तरह की डिटेल बताने के लिए और आपको जो है इसके ऊपर तमाम सबूत देने के लिए तैयार है। लेकिन वो जाहिर है उस वक़्त चूँकि मतवा नज़र जो है वो सबूत हासिल करना या जो है इंसाफ की तकाजे पूरे करना तो था नहीं। उस वक़्त एक ही मतवा नज़र था कि मियाँ साहब को किसी तरह भी सज़ा देनी है, और ये भी अल अज़ीज़िया वाला केस अज़मा बीवी वीडियो एविडेंस के लिए जो पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत है उसके ज़रिए वो वीडियो लिंक हो सकता था, लेकिन कतरी फैमिली उसके लिए भी आमादा नहीं थी। और बाद में शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस में कतरी खत का मजीद सहारा लेने से भी खुद गुरेज किया था, पीछे हट गए थे। ये छोड़ दे इस तस्वीर को, इसमें हमने बड़ी प्रोग्राम और सरकपाई बहुत की है, लेकिन मसला ये है कि हमारे अदालती निज़ाम की आंखों पे कुछ अजीबोगरीब पट्टी है। जब बंदे को फंदे पे चढ़ाना होता है उस वक्त भी नज़र नहीं आता, और जब छोड़ना होता है उस वक्त भी नज़र नहीं आता। ड्यू प्रोसेस लफ्ज़ लिखे हुए हैं कानून के अंदर, उसको उसके ऊपर अमल करने नहीं होते। मलिक साहब एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे 2-4 जुमले कह देने की इजाज़त दीजिए। बिकॉज ये जिस तरह से ये केस बनाए गए थे, उसको ये कहना कि जी अब उसी तरह से केस ख़त्म हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि नामुनासिब है। बिकॉज ये केस किस लिए बनाए गए थे ये आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है। अब वो केसेस जो सियासी इंतकाम पे बनाए गए, आखिर उस इंतकाम को कहीं तो ख़त्म होना है। मुझे हैरत है, मैं बहुत सारे लोगों के ये स्टेटमेंट सुन रही हूँ कि जी या नैब उस वक्त गलत थी या नैब अब गलत है। किसको नहीं पता कि उस वक्त नैब गलत थी? किसको नहीं पता कि उस वक्त जो है ये एक पूरा प्लान था? आखिर शौकत सिद्दीकी जैसे जजों के घर जा के रिक्वेस्ट एवं तो नहीं की जा रही थी ना कि अपील में हमारी जो है वो जाया ना होने देना। और फिर जो मैं गुजारिश कर रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 3 केस बनाने का हुक्म दिया गया था ना, उसमें अल अज़ीज़िया का केस शामिल है। और वो JIT के हीरे जिस प्यार मोहब्बत से इकट्ठे किए गए थे ना, उनके जो कोहे-नूर थे उनमें से वाजिद ज़ियाद साहब, उस कोहे-नूर की सिर्फ प्रिजम्पशन के ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर अल अज़ीज़िया जो है वो तैयार हुआ है। ये इस बात को तो खुदा के वास्ते देखिए कि कोई ना वो असासे के वो मालिक थे, ना आमदन से ज्यादा असासे का केस बनता था, और हमने इसके ऊपर अरशद मलिक की वीडियो का सहारा नहीं लिया। जिनको मॉनिटरिंग जज लगाया गया था वो तो फिर अभी भी मैं तो कह रही हूँ मौजूद है। तो फिर आप क्या इस्तदा करेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए ना, सुबह PMLN एक दरखास्त पेश करे। देखिए मुझे नहीं मालूम पार्टी इसके ऊपर क्या लाएमल इख्तियार करती है, लेकिन मेरी अगर जाती राय पूछे तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि पूरा वो बेंच, जिनमें से माशाल्लाह सभी लोग अभी हयात हैं, जो लोग इस पूरे प्रोसेस में शामिल हुए, जो इसमें इस्तेमाल हुए, जिन्होंने मिल मिला के ये जो है ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और उसके बाद भी वो ख़त्म नहीं हुआ। ये पिछले 7 साल रगड़ा खाया है मियां नवाज शरीफ साहब ने और पूरी उनकी पार्टी ने। ये कोई सिंपल सी बात तो नहीं है। क्या मॉनिटरिंग जज के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर केस में मैं समझती हूँ जाना चाहिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ गलत है, आप समझती हैं जाना? मैं बिल्कुल समझती हूँ जाना चाहिए, मेरी जाती राय है, बिल्कुल जाना चाहिए। पलवशाह से भी इसका जवाब लूँ। पलवशाह, आपकी पार्टी का रद्दमल क्या है? क्योंकि बिलावल के अगर बयान सुने तो बिलावल के बयान तो ये जाहिर करते हैं कि उसके साथ नवाज शरीफ के एक लाडले वाला सलूक हो रहा है, लेकिन ये केस नाइंसाफ़ी पे मबनी था। तरीकाकार के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि तरीकाकार ना पहले सही था ना आज सही। देखिए ऐसे केस पर क्या बात करनी, चूँकि ये कलेक्टिव सा प्रोसेस है, और वही आपकी बात है कि अगर पहले ठीक नहीं था तो अब अगर इसको ज़रा थोड़े दिन इसका एक प्रोसेस चला के कर लिया जाता तो मैं समझती हूँ शायद, जैसे मैंने उस दिन भी कहा, एक दिन पहले भी मेरे साथ उज़मा थी, मैंने कहा शायद मियाँ साहब रेट्रोस्पेक्ट में इसको चंद साल बाद देखें तो वो भी ये समझें कि इतनी जल्दी शायद मुनासिब नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब जो हो गया है वो हो गया है और वो सबके सामने है, और इस केस में बरी होने से शायद उनकी राहें तो खुल गई हैं मियाँ साहब की वजारत उज़्मा के लिए ज़रूर। शायद अब मुझे इल्म नहीं इसका
क्या लीगल रास्ता स्टेटस खुला है, है, लेकिन सुप्रीम रास्ता कोर्ट खुल आखिरी गया है। रास्ता खोल देगी, वो जो लाइफ टाइम तो डिस्क्वालिफिकेशन ठीक है, वाला। वो एक अलग इशू है, वो खुल गया है या खुल जाएगा वो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी एक इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना है। इलेक्शन इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, नज़र आ रहा है हम सब के लिए। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इनके लिए, लेकिन हम सब के लिए इलेक्शन जो है वो इतना जो है फूलों की सेज किसी के लिए नहीं होगा। क्या होगा हम इलेक्शन? सबको पता है। देखिए, बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा। क्यों? एक तो आप देखिए, एक तो जो आज के सानहे के बाद 25 फौजी जिस मुल्क में जो है एक दिन में शहीद हो जाएं, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ अनडाउटेडली यहाँ यहाँ तो हमने इस पे इतना जो है वो नहीं कौमी सतह पर इसके बात की, ऊपर आज बात करनी चाहिए थी। लेकिन वज़ीर आज़म आज बात करते, बाकी लोग बात बिल्कुल करते। आज देखिए, वैसे मैं समझती हूँ कि कौमी परचम को भी सरनगू होना चाहिए, और इतनी बड़ा कैजुअल्टी किसी भी मुल्क में हो तो मुल्क हिल जाता है, और हम इन हालात में जो है वो एक इलेक्शन में जा रहे हैं। उससे पहले भी हमने पिछले इलेक्शंस में बहुत अहम शख्सियात को खोया। इन्हीं आपको याद होगा, वो एक PMLN के थे, कर्नल शुजा शायद उनका नाम था, वो मलबे के नीचे जी वो दबे रहे और कितनी देर वो आवाज़ देते रहे। वो बड़ा एक उस ज़माने में बहुत मुझे आज तक जानदार नहीं वज़ीर भूला। दाखिला थे पंजाब के होम मिनिस्टर इसी थे, तरह और बिलोर CTD को उन्होंने फैमिली, बड़े अच्छे से किया था। आप देखिए बिलोर उस दहशतगर्दी फैमिली के साथ क्या हुआ, मोहतरमा के साथ क्या हुआ। तो हमारी तारीख जो है इलेक्शन की, वो इस तरह अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह खैर करे, खून में रंगी हुई होती है। लिहाजा एक तो ये इलेक्शन वैसे भी एक बड़ा पुरखार सा इलेक्शन है। फिर आप देख लीजिए कि 2 सूबों के हालात अच्छे नहीं हैं। अल्लाह करे बाकी 2 सूबों में अच्छे ठीक से गुजारा हो जाए हमारा। लेकिन उसके साथ साथ ये इलेक्शन वैसे पॉलिटिकली भी एक मुश्किल इलेक्शन है, एक मुश्किल इलेक्शन है। हम लोग एक कोalition में रहें और उस कोalition में हमें सख्त फैसले लेने पड़े, और उस फैसलों का जो सियासी एक असरात है वो हम सबको बर्दाश्त पाशा करने साहब, पड़ेंगे। जो एक सवाल मैंने अज़मा बीबी से पूछा, लेकिन बराह रास्त मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको एड्रेस करें। वज़ीर आज़म ही क्यों अदालतों के सामने फेरे मारते हमें नज़र आते हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी अदालतों में है, वो शायद खान अब्बासी अदालतों में है, राजा परवेज़ अदालतों में, इमरान खान अदालतों में। कल उसके सामने इलेक्शन कमीशन ने जाके उसकी अंदर जाके जेल के अंदर कार्रवाई हुई, उसकी वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करनी है, तो साइफर की भी प्रोसीडिंग होनी है। नवाज शरीफ का आज केस लगा हुआ है, कोई बंदा बचा नहीं है। सारे वज़ीर आज़म सारे या तो बरतरफ हुए, या अदालती हुक्म के तहत गए हैं, या उनके तख्ते उल्टे गए हैं। कोई भी नेचुरल पूरा प्रोसेस, पूरा टाइम मुकम्मल करके फारग नहीं मतलब हुआ। क्या अलमिया क्या है? नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, शाहिद खाकान के साथ, राजा परवेज़ के साथ, इमरान खान के साथ, कोई बंदा भी नहीं बचा। इसमें यह है कि जो बर्दाश्त है ना ताकतवर हलकों की, वो बहुत कम है। हालांकि उनको ज़्यादा बर्दाश्त और पेशेंस दिखानी चाहिए। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिस्टम 3 साल से ज़्यादा इन्हें टॉलरेट नहीं 3 साल करता से, तो फिर आइन में अमेंडमेंट उनकी उनसे कंसल्ट करके आइन में अमेंडमेंट कर देते हैं, और ये 5 साल के बजाय 3 साल कर 4 साल तो कर देनी चाहिए। मैं 4 तो साल इनकी सियासी जमातों से कहा था कि असम्बली की मुद्दत 4 साल करें। कहता हूँ कि 4 साल हो जाए, 3 साल के बाद बर्दाश्त खत्म हो जाती है, हमारी चौथे साल में इलेक्शन में जाएं आप। वैसियत कौम भी हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। अब मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। अब वाजिद ज़िया साहब ने उनकी टीम ने इंक्वायरी की, और 3 रेफरेंस उन्होंने प्रपोज़ किए, जो कि फिर फाइल भी हुए मियाँ साहब के ख़िलाफ़। और तीनों जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि उनके जो असासे हैं उनकी आमदन से ज़ायद है। बिल्कुल जो मूड पॉइंट है वो ये है। अब एक ही कर देते तो क्या है ये अच्छा था? नहीं, उन्होंने रेफरेंस की तादाद बढ़ाई ताकि इनको खिजल ख्वार किया जाए। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब की आप देखते हैं, वो जब वज़ीर पानी व बिजली थे, उन्होंने कुछ मुआहदे किए, रेंटल पावर वो आए। अब वो सारे जो लगाना था सिंध में, उसका सिंध में नैब ने किया, जो कोयटा लगाना था कोयटा किया, जो पंजाब लगाना था, यानी कि 4-5 जगह पे उन पे रेफरेंस एक ही है, सिर्फ कारके चेंज हो गया, फलां चेंज हो गया। शायद का कान भी यही है, और बेचारा एक दिन कराची की नैब में पेश हो रहा होता है, दूसरे दिन इस्लामाबाद में पेश हो रहा होता है। नंबर ऑफ रेफरेंस और नंबर ऑफ केसेस बंदे को खार करने के बहुत काम आता है, ताकि इनको जलीलो ख्वार किया जाए। ब्रेक ये एक रेफरेंस से भी काम चल सकता था, मैं ये कह रहा हूं। इकट्ठे करके कंसोलिडेट हो सकता था। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। पलविशा, जो नैब का रोल है पाकिस्तान में वो स्वाई एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के काम आता है और डे वन से पीपल्स पार्टी जमाली साहब की हुकूमत नहीं थी बन रही तो पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ के तो वो उन्होंने नैबजादों से हुकूमत बनवा ली। तो उस दिन से आज तक यही काम है नैब का, बंदा फिक्स कर दो, बंदा छोड़ दो, इसकी सियासी वाबस्तगी चेंज कर लो, इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया उसका। नैब नैब का रोल रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, बिल्कुल हमने तो पहले सजेस्ट किया था, उस वक्त नहीं हो सका और आज उसका फिर जाहिर है सब ने भुगता उसको। और यही हम इमरान खान साहब को भी कहते थे, लेकिन वो उस वक़्त जो है वो बड़े बड़े खुदाई दावे करते थे। लेकिन चूंकि वक्त का पहिया वैसे भी घूमता ही है, लेकिन इस मुल्क में जल्दी से तेज़ी से घूम जाता है और वहीं आके खड़ा हो जाता है जहाँ कभी शुरू हुआ था। लिहाजा किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए जो आज इक़्तिदार में है या जिसका आज हाथ पड़ता है कि कल वो उसी जगह आके खड़े। ये बात इमरान खान साहब नहीं समझे, बाकियों को कुछ समझ आ को गई पकड़ थी। के जेल में डाल दूंगा तो डाल दूंगा, मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं ये टीवी बंद कर दूंगा, तो मैं कल जेल में दो मूंछों उनके से अपने पकड़ ट्रायल के। होने, एक साइफर वाला लगा हुआ है, देखिए, दूसरा इससे अल्लाह माफ इलेक्शन करे, वाला ये है। इबरत की एक हम सबको समझना लेकिन ये चाहिए। दुरुस्त रास्ता नहीं है। नहीं, असल बिल्कुल बुनियादी नहीं है। बात और ये है कि नैब का रास्ता देखिए, दुरुस्त नहीं है। नैब का जो रोल था जब जरदारी साहब के ज़माने से आप देख लीजिए, जब सैफुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया, फिर उन्हीं सैफुर रहमान साहब ने आके माफ़ी मांगी, ये भी तारीख का उसको हिस्सा है। एहतसाबुर रहमान कहते थे। पाशा और साहब, नैब स्वाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इसका कोई गुड यूज़ भी है? देखिए, आप इसके जब से ये बनना है वहाँ से शुरू करें। उस वक्त के आमर ने ये नैब का इदारा बनाया, परवेज़ मुशर्रफ ने, और सबसे पहला बेनिफिशरी परवेज़ मुशर्रफ था कि उसने इलेक्टेबल्स को लेके हुकूमत बनाई, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनाई और फिर अपना काम चलाया। वो निज़ामत वाला जो सिस्टम था वो भी उसने नैब के ज़रिए से चलाया और फिर असम्बलियाँ भी। फिर उसके बाद मैं इंतहाई अफसोस से ये बात करूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपोजिशन में होती है वो कहती है जी ये नैब ज़्यादती कर है, नैब को ख़त्म करना चाहिए, और वही जब हुकूमत में आते हैं भूल जाते हैं और फिर उसी नैब को मिसयूज़ करते हैं। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि आने वाली असम्बली अल्लाह करे इलेक्शन हो जाएं और साफ शफाफ हों और असम्बली बने, असम्बली को आने वाली को चाहिए कि या तो इस इदारे को ख़त्म करे, इसकी रिफॉर्म करें, लास्ट मिनट है चीज, या अगर इसको जारी रखना है, आज तक कितनी खाई है, या अगर इसको कायम रखना है तो फिर इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि कोई इदारा या कोई शख्सियत उस पर असरअंदाज ना हो सके, इंडिपेंडेंस की। अज़मा बीबी, जब ये पीपल्स पार्टी दौर में नैब रिफॉर्म का जिक्र आया था, 17वीं तरमीम के वक्त आया था, नून लीग ने उसकी मुखालफत की थी। लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि आप सारे सोचें कि करप्शन ख़त्म करनी है तो कैसे इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, मौसर बनाएं, सियासी इंतकाम का ज़रिया ना बनाएं। देखिए मलिक साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और ये डिस्कशन इस वक्त हमारी पार्टी के अंदर चल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब तो इसका बरबला शायद इजहार भी कर चुके हैं कि नैब जैसा इदारा जो है उसकी होते हुए पाकिस्तान का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक बात है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। जैसे जजेस कराम जो है उनकी वो अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फ़ौज के अंदर उनकी अकाउंटेबिलिटी इंटरनल होती है। इसी तरह कोई मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए अगर नैब ख़त्म होती है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब करे। ये देखिए, जिस मुल्क के अंदर जज जो हैं उनके घरों पे जाकर अपील के जो फैसले हैं वो ख़त्म करने से और वो अपनी मेहनत जो है वो ज़ाया होने से रोका जाने के कहा जा सकता है, तो वहाँ पर और फिर पीछे क्या रह जाता है। लेकिन मुझे हैरत, मैं जो एंड पे ये बात करना चाहती हूँ, जो बार बार आपने भी कहा, ये पलवशा ने जिस बात का जिक्र किया, मुझे समझ नहीं है कि आपको किस चीज़ पे एतराज़ है। मियाँ साहब के अपीलें ऐसे ही होती है। पाशा साहब आपके पास बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर है वकील। अपीलों के ऊपर ये अपीलें 1 या 2 दिन के मामलात ही होते हैं, इसके ऊपर कोई एविडेंस पेश नहीं करना होता। जो फेस ऑफ इट आपके पास रिकॉर्ड होता है उसके अंदर से आर्गूमेंट्स बिल्ड करने होते हैं और अपील का फैसला जो है वो ऐसे ही होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस चीज़ पे एतराज़ है आपको कि जी ये जैसे बने थे वैसे ख़त्म हो रहे हैं। सियासी इंतकाम पे बने थे, मियाँ नवाज शरीफ को ज़रा से हटाने के लिए बने थे, प्रोजेक्ट इमरान खान के लॉन्च के लिए बने थे, और आखिर गलत चीज़ों को कभी सही तो होना है। ये तो नहीं हो सकता कि कल गलत था लेकिन उसको आप लटकाए चले जाए। मियाँ नवाज शरीफ को किस सजा देंगे आप? उनको सजा देने का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अज़मा बीबी, आपका भी शुक्रिया, पलवशा बीबी, हसन साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।